पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। ग्रीष्मकालीन भिंडी की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। गर्भित दुधारू पशुओं की देखरेख का सही तरीका। किसान भाइयों, इस समय रबी फसलों की कटाई के बाद खेत खाली हो रहे हैं। ऐसे खाली खेतों में इस समय सब्जियों की खेती करके अधिक लाभ कमाया जा सकता है, जिसमें भिंडी की खेती एक अच्छा विकल्प है। तो आप भिंडी की खेती करने के लिए कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, साथ ही बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। गर्मी में तो वैसे बहुत सारी सब्जियां लेते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां भी हैं, इसके अलावा भिंडी है, बरबटी है ना। तो इस तरह की सब्जियों की खेती करके हम भरपूर फ़ायदा कमा सकते हैं और ये सबसे उपयुक्त समय है। आज हम किसान भाइयों से बात करेंगे भिंडी की खेती के समय। इसमें बहुत सारी किस्में हैं, जैसे VRO6 है, पूसा A4 है, परभनी क्रांति बहुत पुरानी वैरायटी है, वर्षा उपहार है, उन्नत हिसार है। तो ये बहुत सारी किस्में हैं जो आजकल बहुत सारी हाइब्रिड किस्में भी आ गई हैं, तो उनमें से हम चयन कर सकते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम एलोवेन मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी का चयन करें। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियाँ, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों, अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो खेत की अच्छी तरह से जुताई करके 15 से 20 ट्राली आप पर एकड़ गोबर की अच्छी खाद डालकर अंतिम जुताई के समय मिला दें। किसान भाई, अब भिंडी की खेती की हम बात कर रहे थे, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि भिंडी चूँकि इसमें कई बार तुड़ाइयाँ होती हैं और ये हैवी फीडर है, तो इसमें 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटैश की ज़रूरत होती है। ये पर हेक्टेयर आपको इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है कि फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा हम बेसल डोज के रूप में देते हैं बुवाई के समय, और नाइट्रोजन को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसमें 40 किलो हम बेसल डोज के तौर पर दे सकते हैं, और जो बाकी बचा 60 किलो है उसको हम 3 भागों में पुनः डिवाइड करते हैं, और 20 kg एक बार में 50 से 90 दिन की फसल होने तक इसमें 3 बार में हमको इसको डालना है। जहां तक कि बीज दर की बात है,
तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। तो इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी करीब 1 फीट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी बरसात में अपन 30 सेंटीमीटर रखते हैं, इसमें 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। और किस्म के अनुसार आप इसमें दूरी का थोड़ा 5-10 सेंटीमीटर आगे पीछे आप कर सकते हैं। इसके अलावा बुवाई करने के बाद हम इसकी हल्की सिंचाई कर दें। अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि गर्मी की खेती में हमें सिंचाई का विशेष ख्याल रखना होता है। तो उसमें आप देख लें भूमि की दशा और नमी की स्थिति के अनुसार इसमें हर चौथे 5वें दिन आपको इसमें सिंचाई करनी ही होगी। ये ज़रूर आप ध्यान देखें, जैसे अन्य सब्जियों में भी होता है कि इसमें पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। शुरुआत की अवस्था में अगर देखेंगे, अगर नहीं तो खरपतवार हमारी फसल के साथ में कंपटीशन करने लगते हैं। तो और जो हम खाद पानी फसल को देते हैं वो व्यर्थ हो जाता है। तो ख़ास तौर से शुरुआत की अवस्था में इसकी निदाई करते रहें। पूरे भिंडी के जीवन काल में 2 से 3 हैंड वीडिंग की आवश्यकता होती है। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भिंडी की बुआई करते हैं तो आपके फसल की पैदावार अच्छी होगी और आगे चलकर आपको ऐसी फसल से अधिक उपज की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे राहुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं, उनके पास नहीं है कोई मुद्दा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 110 सीटों पर उम्मीदवार तय। 20 मार्च के बाद आएगी पहली लिस्ट। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत समय से गर्भधारण करें और उससे अच्छे बछड़े बछड़ियां प्राप्त हो। इसके लिए गर्भित पशुओं की खास देखरेख की जरूरत है, लेकिन अक्सर पशुपालकों को इनकी देखरेख की पूरी जानकारी नहीं होती है, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है। इसलिए आज हम गर्भित पशुओं की सही देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी लाए हैं, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर आलोक पांडे। पशु रखते हैं, दुधारू पशु रखते हैं। दुधारू पशु में खास करके जो हम लोग गाय भैंस का जो है, अगर गाभिन होती है, दूध दे रही है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि 2 महीने पहले उसको दूध को सुखाना होता है। अगर दूध देने वाली गाय है तो उसके दूध को सुखाइए। तो आहार जो आप उसको देते हैं, उन दाना मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके कम कीजिए। धीरे धीरे करके जैसे ही दूध कम हो तो उसके बाद सूखा जाता है, तो वहाँ पर कोई भी जो जीवाणुनाशक घोल है दवा का, उसको वहाँ पर लगा देना है थन पे। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे जो गाय है वो जो हमने दाना मिश्रण जो कम किया था, फिर उसको धीरे धीरे पुनः स्थापित करना है, उसको ज़्यादा देना है। किसी भी जानवर को जो आप दाना मिश्रण देते हैं वो जीवन यापन के लिए जो है 1 किलो करीब करीब आप देते हैं, और इसके लिए अतिरिक्त आपको 1 से 1.5 किलो देने की आवश्यकता है गर्भवती गाय को।
किसान भाइयों, गर्भित पशु को गर्भकाल के समय पूर्ण और संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भित पशु को प्रतिदिन 25 से 30 किलो हरा चारा, सूखा चारा, 5 से 6 किलो खल्ली, 1 किलो खनिज मिश्रण, 50 ग्राम नमक, 30 ग्राम और 45 से 60 लीटर स्वच्छ और ताजा पानी प्रतिदिन पीने के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहिए। आहार की खुराक जो है उसमें हरे चारे की मात्रा बढ़ा देनी है और हरा चारा में बहुत ज़्यादा दलीय दाना मत दीजिए। तो गर्भवती गाय को खाना में जो है कम से कम 1 से 1.5 किलो दाना मिश्रण बढ़ाना चाहिए। तो मिनरल मिक्सचर कम से कम 50 ग्राम रोज उसको मिलना जरूरी है, क्योंकि जो गाय का जो बच्चा जो अंदर जा रहा है उसके भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है और उसके आहार में ये आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक समय आते जाता है बच्चा देने का, उस समय देख रेख एकदम कीजिए। खास करके अगर पॉसिबल हो तो आप अलग रखिए, अलग नहीं संभव है सब गाय के साथ रखना है तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि वैसी गाय के साथ नहीं रखा जाए जो कि गाय लड़ाई करती हो, जो कि उसको हार्म पहुंचा सकती हो। वैसी गाय के साथ कभी भी उसको नहीं रखें। और दूसरी चीज़, वैसी गाय के साथ नहीं रखना है जो किसी कारण से उसका गर्भपात हुआ हो। अगर गर्भपात किसी जानवर का हुआ है तो उसके नज़दीक में इस अपने गर्भवती गाय को नहीं जाने दीजिए, ये बहुत जरूरी चीज़ है। गर्भवत पशु के गर्भ का विकास 6 से 7 माह के दौरान तीव्र गति से होता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भवत पशु को चराने के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं घुमाना चाहिए। उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान देने की जरूरत होती है। पशु जहां बंधा हो उसके पीछे के हिस्से का फर्श आगे से कुछ ऊंचा उठा होना चाहिए। और दूसरी ये है कि जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आता है, आप उस समय बच्चा होने के समय में आपको पता लग जाता है कि बच्चा होने वाला है। कभी कभी गाय खड़े अवस्था में बच्चा देती है, कभी बैठ के बच्चा देती है। तो गाय अगर खड़े अवस्था में बच्चा देगी तो बच्चा जो है वो गिर सकता है और उसको चोट लग सकती है। इसलिए उस समय आप जब बच्चा देने का समय आए तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप जो पशु अटेंडेंट है वहाँ निश्चित रूप से रहे और उसको सहारा दे के बच्चे को निकाले और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसके प्लासेंटा को हटाना है। गाय जो है जो बाछी के ऊपर में या बाछा जो भी पैदा हुआ है उसके ऊपर में जो श्लेष्मा लगा रहता है उसको चाट के हटाती है। तो और दूसरा ये है कि बिल्कुल ध्यान देना है कि झेर जो है वो उसको प्लासेंटा को कभी भी जानवर नहीं खाए, क्योंकि वे प्लासेंटा अगर खा लेगी तो आगे का दूध एकदम सूख जाएगा। और दूसरा ये है कि आप उसको जो आप अभी गुड़ है, हल्दी है, इन सब चीज़ों को हम लोग उसको देते हैं। पशु को अगर बयाने में कोई परेशानी आए तो नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बयाने के आधे घंटे के भीतर नवजात बच्चे को खिस अवश्य पिलाएं। प्रसव के बाद ही गाय भैंस को 2 से 3 बार काढ़ा जिसमें अलसी 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाकर उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर पिलाएं। ये काढ़ा पशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यदि पशु प्रसव के 12 घंटे के अंदर जीर नहीं गिराता तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो हमारे किसान भाई जो है वो इससे पशुपालन से लाभ ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे राहुल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नड्डा के बयान पर किया पलटवार, कहा वो खुद ही राष्ट्र विरोधी हैं और दूसरों को राष्ट्र विरोधी कर रहे हैं, उनके पास नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
आज खेती में बढ़ती लागत और गुणवत्ता युक्त अधिक उपज लेने के लिए किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि प्राकृतिक खेती से कम खर्च में गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है और सरकार भी प्राकृतिक खेती करने पर काफी जोर दे रही है। तो आप किस प्रकार से करें प्राकृतिक खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान। नमस्कार किसान भाइयों, खेती का स्वरूप बदलने के साथ साथ आजकल किसान रासायनिक खेती के बजाय बिना रसायन वाली खेती है उसकी तरफ उनका आकर्षण है वो बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती भी एक ऐसी खेती है जिसमें रसायनों का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती करने से भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, कृषि में लागत कम आती है और किसानों को गुणवत्ता युक्त उपज मिलती है, जिसकी बाजार में अधिक डिमांड रहने से किसानों को अपनी उपज का अधिक बाजार भाव भी मिलता है। परिवेश बदलने के साथ साथ खेती में आदान है, उनकी लागत बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जिसमें आदानों पे खर्चा है वो किसानों को ज़्यादा नहीं करना पड़ता। उनके खेत में या फार्म पे जो उपलब्ध संसाधन है उन्हीं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके है वो प्राकृतिक खेती है वो की जाती है। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग न करते हुए रसायन मुक्त फल सब्जियां तैयार की जाती है। तो आप कैसे करें प्राकृतिक खेती, आइए जानते हैं। प्राकृतिक खेती है वो 4 सिद्धांतों पे या 4 जो उसके स्तंभ है उस पे टिकी हुई है। पहला उसका स्तंभ है जीवामृत, दूसरा स्तंभ है बीजामृत, तीसरा स्तंभ है मल्चिंग, चौथा स्तंभ है वापसा। जैसे कि जीवामृत, जैसे कि इसके नाम से प्रतीक होता है, जीवामृत जीवों के लिए अमृत है। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव जो फसलों के उत्पादन, उसकी बढ़वार, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए है वो किसान भाई है वो जीवामृत का प्रयोग है वो करते हैं। दूसरा है बीजामृत। बीजामृत बीजों के शोधन के लिए यानी बीजों के उपचार के लिए। रासायनिक खेती में जैसे अलग अलग रसायनों का प्रयोग बीजों के शोधन या उपचार के लिए किया जाता है, वैसे ही बीजामृत का प्रयोग है वो बीजों के ट्रीटमेंट या शोधन या उपचार के लिए किया जाता है। बीजामृत को बड़ी आसानी से है वो किसान भाई अपने फार्म पे, अपने खेत पे वो बना सकते हैं। अगर आप 100 किलो बीज उपचार करना है तो 2 किलो गाय का गोबर, 2 लीटर गोमूत्र और 50 ग्राम है वो चूना और लगभग 100 ग्राम के आसपास मिट्टी। सर्वप्रथम जो गोबर है उसको सूती कपड़े में बांध के कोई घड़े में पानी में भर के उसको लटका दे ताकि गोबर का सारा अर्क है वो पानी के अंदर आ जाए। इसी के साथ एक अन्य पात्र में जो चूना है उसको रात भर 1 लीटर पानी में भिगो दें। अगले दिन उस सूती कपड़े को निचोड़ के सारा अर्क पानी में डाल लें और साथ में जो भिगा हुआ चूना है उसको भी उसके अंदर है वो डाल दें। साथ ही जो गोमूत्र है 2 लीटर गोमूत्र और लगभग 50 से 100 ग्राम के आसपास बड़ के पेड़ की मिट्टी है वो डाल दें। सभी सामग्री को एक साथ है वो मिक्स कर ले और लगभग 10 से 15 घंटे के लिए किण्वित होने के लिए रख दें। फिर जो ये घोल तैयार हुआ है वो 100 किलो बीजों के उपचार या शोधन के लिए है वो पर्याप्त है। तीसरा जो कंपोनेंट है मल्चिंग या आच्छादन। आच्छादन है वो प्लास्टिक आच्छादन है वो भी किया जा सकता है। आच्छादन के फायदे हैं, खरपतवार नहीं होगी, जो वाष्प है या जो पानी है उसका संरक्षण होगा, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ साथ जो कृषि के अपशिष्ट है या जिनको चारे में प्रयोग नहीं किया जाता उन अपशिष्टों का प्रयोग करके भी वो मल्चिंग की जा सकती है, जिससे कि आप मॉइस्चर कंजर्वेशन और जो खरपतवार है उनका नियंत्रण है वो किया जा सकता है। इसी के साथ साथ लाइव मल्च में खड़ी फसल में इंटरक्रॉपिंग है, एक जो हाइट वाली फसल है उसमें बीच में जो स्थान है उसमें कम ऊंचाई वाली फसलों को उगा के जमीन को या भूमि को कवर किया जा सकता है, जिससे क्या है पानी का संरक्षण होगा, साथ साथ में खरपतवार है वो भी नहीं उगेगा। चौथा जो कंपोनेंट है वो वापसा में का ये सिद्धांत है कि जो पेड़ है या पौधे हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो सिर्फ नमी के रूप में पानी लेते हैं। उसमें 50% वायु और 50% नमी होती है। तो इस सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए किसान भाई ड्रिप
जो इरिगेशन है, जो ड्रिप सिंचाई है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, या जो फसलें हैं उनमें इतना ही पानी दें जितना आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादा पानी है वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ के है वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, उससे किसानों के पानी की है वो हानि होती है। धन्यवाद। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिंगरौली, जिला मुरैना के कृषक मनीराम धाकड़ ने। ये ट्राइकोग्रामा कार्ड के उपयोग और महत्व के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनीराम धाकड़ जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म ततैया है जो कि अपने दुश्मन कीट के अंडे में अपना अंडा देकर या इसका मादा, इसका नर जो है वो भक्षण करता है अपने शत्रु कीट के अंडों का। बहुत ही बढ़िया है, ये लक्षित कीट पे ही आक्रमण करता है, बिना लक्षित कीट पे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्राइकोग्रामा अति सूक्ष्म आकार का एक मित्र जीव कीट है जिन्हें खेतों में आसानी से देख पाना कठिन है, परंतु प्रयोगशालाओं में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसका बहुगुणन प्रयोगशाला में किया जाता है तथा बाद में इन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र कीट है जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा डालकर उन्हें अंडावस्था में ही नष्ट कर देता है और शत्रु कीट के अंडे से इनका मित्र कीट ट्राइकोग्रामा का वयस्क बाहर आता है जो पुनः शत्रु कीट में अपना अंडा देता है। ट्राइको कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको कुर्सारा सिफोलोनी का एक जो भंडारगिरी का कीड़ा है उसका अंडा का जरूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग बहुत उत्पादन करते हैं, बड़े पैमाने पे बहुत उत्पादन करते हैं, जिसमें एक बॉक्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसको कृत्रिम खाना है वो देते हैं। कृत्रिम खाना में हम लोग देते हैं बाजरा 2.5 किलो एक बक्से में, 150 ग्राम आपका मूंगफली का चूरा, और उसमें हम लोग फिर मिलाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन आधा ग्राम और ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम प्रति बक्सा, और इन सब को मिला के हम लोग समान भाव से उसको सतह को प्लेन कर देते हैं और उसके ऊपर कहीं से शुरू में खोजना पड़ेगा कुर्सारा के अंडे को, और उसको किसी प्रयोगशाला से आपको लेना पड़ेगा। और उस अंडे को हम लोग क्या करते हैं, प्रति बक्सा 1 सीसी, जो कि हमारा मेजरिंग सिलेंडर जो नापने की जो सिलेंडर है उसमें हम लोग 1 सीसी का 1 ml 1 सीसी के बराबर होता है। तो उसको हम लोग समान भाव से सभी तरफ बॉक्स में छींट देते हैं, और छींटने के बाद आपके जो वातावरण है उसमें ही करीब 40 दिन के बाद अंडे से ततैया बनने लगती है, निकलने लगती है, जिसको कि मैंने पहले दिखाया था। अंडे देने वाले बक्से में उसको रखते हैं संग्रहित कर, और फिर अंडा जब देती है तो उसको फिर हम लोग अंडे को हम लोग झाड़ के साफ करके फिर से कार्ड में चिपकाते हैं। कार्ड में चिपकाने के बाद उसको हम लोग 30 वाट के यूवी लाइट में स्टरलाइज करके फिर उसको प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हम लोग मदर कल्चर जो होता है उसको लगाते हैं, जिसमें कि वो परिजीवित हो जाए और वो तैयार इस तरह से होता है ट्राइको कार्ड। ट्राइकोग्रामा परजीवी प्रयोग की मात्रा। नाशी जीवों से फसल सुरक्षा हेतु 50,000 ट्राइकोग्रामा केलोनिस प्रजाति से आच्छादित ट्राइको कार्ड को 10 दिन के अंतराल पर छोड़ा जाता है, या 1 से 1.5 लाख परजीवी अंडे 1 हेक्टेयर खेत में छोड़े जाते हैं। पूरी फसल अवधि में 4 से 6 बार ट्राइको कार्ड लगाने की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग हम लोग धान पे, मक्के पे, गन्ने पे, टमाटर इत्यादि पे करते हैं। धान पे जो करते हैं उसके लिए 2 कीड़ों पे ये होता है, एक तनाबेधक एवं पत्ता लपेटक। तनाबेधक के लिए हम लोग 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, जिसका कि प्रयोग अगर लक्षण दिखे
या अगर पहले से विदित हो कि हमारे यहाँ तना बेधक लगता है खेत पे, तो रोपा करने के 21 से 22 दिन के बाद आप एक बार जो मात्रा मैंने बताई 1 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करें। 1 सप्ताह बाद पुनः इसको दोहराएं, 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से इसको दोहराएं। अगर पत्ता लपेटक का प्रकोप है तो ये मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें 1.5 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से हो जाते हैं। 1.5 लाख प्रजीवित अंडे या 8 काट प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग होता है। उसी तरह से मक्के के खेत के लिए अंकुरन के 12वें दिन पे 8 काट प्रति हेक्टेयर या 1.5 लाख अंडा प्रति हेक्टेयर प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। और दूसरा 12वें दिन पे अंकुरन के 12वें दिन पे पहला और 22वें दिन पे दूसरा इसका प्रयोग करें। टमाटर में आपका जो फल बेधक कीट होता है इसका आप प्रयोग पौधे के रोपण के 20 से 25 दिन के बाद आप शुरू कर दें। उसमें 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से इसका प्रयोग होता है। ये जब तक फल तोड़ते रहें आप इसका प्रयोग करते रहें, जब फल खत्म हो जाए तब लगाना बंद कर दें, क्योंकि उसका जो इल्ली है वो आपके टमाटर को बर्बाद कर देगा। ट्राइकोग्रामा कार्ड के लाभ, इसे प्रयोग करना बहुत ही सरल है और ये वातावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित है। मित्र कीटों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। यह अत्यधिक न्यूनतम लागत पर शत्रु कीटों का प्रभावी नियंत्रण करता है। इसकी लागत भी कीटनाशक की अपेक्षाकृत कम होती है। ट्राइकोग्रामा प्रजाति का कोई भी विषाक्त प्रभाव मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। इसके प्रयोग से लाभदायक कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और इसके प्रयोग से कीटों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है। इसे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।